नमस्कार, जय हिंद मेरे राष्ट्रमाता साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, सक्षमता परीक्षा अगर पहली बार में पास करना है, अगर चाहते हैं कि पहली बार एग्जाम दें और बस हम अपने आत्मसम्मान को पूरी तरीके से बचा लें, अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने न दे, तो सक्सेस की 92 आपके लिए लगातार प्रयासरत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लोग क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। आइए साथियों, देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग लगातार मॉक टेस्ट के जरिए आप लोग तक पहुंच रहे हैं। साथियों, इससे पहले 5 मॉक टेस्ट साइंस और मैथ का हो चुका है, आप तक पहुंच चुका है, और ये आज का छठा मॉक टेस्ट आपके सामने जाने वाला है। तो इस छठा मॉक टेस्ट में अगर बात करेंगे तो साइंस और मैथ के इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कभी 50, कभी 45, कभी 40। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे साथी कॉल करते हैं लगातार, सर हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप लोग सीधा सीधा प्ले स्टोर पर जा करके और तब क्लास को जो है परचेज कर लीजिए। आप चूंकि प्ले स्टोर पर जाइएगा सर, ये प्ले स्टोर पर जाने के बाद, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोग को हमने बता दिया कि आपको सक्सेस की 92 ऐप, की 92 ऐप को इंस्टॉल करना है। इसको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा सर, उसमें आप लिखिएगा यूज अनदर मेथड आएगा। यूज अनदर अनदर मेथड पर क्लिक करेंगे। अनदर मेथड पर जब क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा मोबाइल नंबर देना होगा सर। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा सर, ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिखना है सर, सिर्फ नाम लिख करके और कुछ ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसका सीधे लेट लेट गेट स्टार्ट कर देना है। लेट गेट स्टार्ट नीचे में होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ याद रहे, नाम के बाद टीचर वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको ऑन नहीं करना है, ऑफ ही रहने दीजिएगा। लेट गेट स्टार्ट करिएगा। उसके बाद नीचे देखिएगा स्टोर आएगा, और जैसे ही स्टोर पर जाइएगा, उसके बाद आपका सक्षमता बैच जो है आपको दिखाई देगा, सक्षमता कोर्स दिखाई देगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही प्रोसेस आप प्ले स्टोर पर जाकर के अपनाइएगा। आपको जो है आपका ऐप आपके सामने होगा। जब ऐप आपके सामने होगा, ऐप पर क्लास शुरू हो चुकी है, कल से ही शुरू हो चुकी है। आप वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे सर, आपको लाइव मिलेगा। लाइव पहले मिलेगा, लाइव वही बाद में अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत है, मान लीजिए कहीं चले गए तो रिकॉर्ड क्लास देख लीजिए। उसके बाद आपको पीडीएफ डेली मिल रहा है। टेस्ट होगा आपको वीकली, अभी टेस्ट होगा, जरूरत पड़ा तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कर दिया जाएगा। सारे VVI प्रश्न आपके पास पहुंच रहे हैं, एप्लीकेशन पर जाना शुरू हो चुका है। विलंब नहीं करिए, हो सकता है आपका एग्जाम 45 दिनों के अंदर हो जाए, हो सकता है आपका एग्जाम 60 दिनों के अंदर हो जाए। आपके लिए हम 90 दिनों का क्लास लेकर के आए हैं, 90 दिनों की कक्षा लेकर के आए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ऐप पर कोर्स लेने में, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करिए 97 088 41 44 9 पर, 41 44 9 पर आप लोग जो है यहाँ पे संपर्क करिएगा। यहाँ पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपका जो है, ये आपको हेल्पलाइन नंबर हो गया, एक तरह से कहिए हेल्पलाइन नंबर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के रूप में ये इस्तेमाल करिए। उसके बाद अगर पेमेंट करना है आपको, पेमेंट करने के लिए भी आपके पास नंबर है 8969094103। इस नंबर पर आप पेमेंट करिए। 89690 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकदम से, ठीक है। ये आपका 8969094103 है। यहाँ पर डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। आप तक जो है आपको क्लास पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं। अब हम लोग अपने मूल मुद्दे पर आ जाए। हमारी अब जो कक्षा है उसको शुरू कर ले। हमारा कक्षा जो आज का है, इसमें 40 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है। सारे प्रश्न VVI लाते हैं, सारे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग इससे पूर्व 5 वीडियो साइंस मैथ का गया है, उसके बाद सामान्य अध्ययन का जा रहा है, उसके बाद हिंदी का जा रहा है। हर एक वीडियो बारीकी से देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला हुआ देख सकते हैं। आसमान में सर उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रश्न है, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल दाब ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, अगर आसमान में उड़ रहा है, बात क्या है, उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो केवल और केवल गतिज ऊर्जा उसके अंदर होता है। लेकिन कहिएगा केवल गतिज ऊर्जा होगा, तो बिल्कुल नहीं।
केबल के साथ, गतिज के साथ उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होता है। अब कहिएगा कैसे स्थितिज ऊर्जा होता है, इसको भी समझाइए। उस केबल गतिज, अगर केबल शब्द नहीं होता तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा लगा देते तो काम चल सकता था, लेकिन अगर केवल गतिज ऊर्जा की बात होगी तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपको। यहाँ पर गतिज और होगा, उसके शरीर के अंदर तो स्थिति ऊर्जा है ना, शरीर के अंदर तो ऊर्जा है ना। तो कभी होता क्या है, स्थिति ऊर्जा मतलब क्या होता है सर, कि स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं सर, की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता, इसको हम क्या कहते हैं सर, गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में सूत्र होता है सर, अगर कहें ईपी बराबर mgh लिया जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो हमारा होता है उस द्रव्यमान, वही त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। और वहीं पर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो इसके लिए होता है हाफ mv² होता है, ये होता है ई के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है हाफ mv²। ये द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सर, मात्रक जो होता है वो जूल हो जाता है, आपको पता है जूल हो जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगर केवल शब्द नहीं होता तो कंफ्यूजन नहीं होती। देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। बात करेंगे पृथ्वी की सतह और पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर। साथियों आपको पता होगा कि जो पृथ्वी पर वजन आदमी का होता है, पृथ्वी की अपेक्षा तो चंद्रमा पर जो होता है, चंद्रमा पर ये 1/6 हो जाता है। क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, याद रखिएगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा ये 6 गुना है इसको बराबर करने के लिए। इसमें 6 से गुना करिएगा, 6 6 खत्म होगा, तब ये दोनों बराबर होगा ना। 6 गुना है तो पृथ्वी का आपका 6 हो जाएगा और चंद्रमा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है कि नहीं है, सो बताइए। 6:1 यहाँ भी है और आपको यहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप पहला आंसर को लीजिए, यही लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो एक सब आंसर मतलब ऑप्शन सेम दिख रहा है। याद रखिए 6:1 हो जाएगा। पृथ्वी यदि पहले है तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है और चंद्रमा पर कम होता है। और अगर चंद्रमा पहले होता तो 1:6 हो जाता, चंद्रमा पर कम होता और 6 गुने के बराबर पृथ्वी पर होता। क्लियर हो गया सर। पृथ्वी पहले है तो 6 और चंद्रमा बाद में है तो 1, और चंद्रमा पहले है तो 1 और बाद में है तो 6। इस तरह से आप देख सकते हैं, याद रखेंगे। इस पर एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आपका वजन यहाँ पे, आपका वजन अगर मान लीजिए कि 50 केजी है, ठीक है, 50 नहीं 60 केजी है, पृथ्वी पर अगर 60 केजी है तो आपको चंद्रमा पर कितना वजन होगा बता दीजिएगा। चंद्रमा पर आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी वजन कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा। भार की बात होती है, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान नहीं, भार। भार अगर यहाँ पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा ये बताना है। गड़गड़ाहट की आवाज की वजह होती है भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज गुजरती है। गड़गड़ाहट होता है ना, बारिश होती है तो गड़गड़ाहट भी होता है, नहीं होता है। तो कहता है गड़गड़ाहट में ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तन सतहों से क्रमिक परावर्तन होता है। बिल्कुल सही बात यही है कि जो ध्वनि है वो कभी पृथ्वी से, भूमि से टकराती है, कभी आपको अन्य चीज बादलों से टकराती है, ठीक है। तो टकराता जितना बार टकराएगा उतना बार तो परावर्तन होगा ना। इधर टकरा करके इधर गया, इधर टकरा करके इधर गया, इधर टकरा के इधर गया, तो ये हो जाता है। नहीं, एक रूम के अंदर मान लीजिए गेंद को जोर से मार दिया जाए, क्या होगा, गेंद गया टकराया उधर, इस दीवार में, फिर इस दीवार में, फिर इस दीवार में, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से होता रहेगा, नहीं होगा। यही होता है, परावर्तन अधिक होता है, इसीलिए इसमें गड़गड़ाहट की आवाज होती है। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आइए सर अगला बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। कहता निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इमारत मतलब सर भवन होता है, क्या होता है, भवन, भवन होता है सर। और भवन को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, अपश्रव्य तरंग, सब सोनिक तरंग, सुपर सोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, या लगभग 10 किलो हर्ट्ज वाली ध्वनि। कौन है जो इमारत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो घर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, सुपर सोनिक जो होता है ना, ये तीक्ष्ण जो है मतलब आघात करता है, तीक्ष्ण आघात। जो विमान होता है, जो जेट विमान वगैरह होता है, लड़ाकू विमान वगैरह जो होता है, लड़ाकू विमान कहिए, जेट विमान कहिए, ये जेट विमान जो होता है, ये सब जो होता है सर,
ये सब उत्पन्न करता है। कौन सा? ये आघात वाली तरंग उत्पन्न करता है। ये आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं सर। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए, दो सतहों की अनियमितता, ध्यान देंगे, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। देखिए घर्षण, जब घर्षण शब्द आता है तो सबसे पहले ये बात मन में आता है कि घर्षण ये फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। सर घर्षण की बात करेंगे, एक स्थैतिक घर्षण होता है, एक स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा गतिक घर्षण हो जाता है। दूसरा क्या होता है सर? गतिक घर्षण हो जाता है। स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे तो वस्तु कोई रखा हुआ, जैसे यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए दीवार है एक स्थिर एक जगह पर है, या दीवार छोड़ दीजिए, दीवार तो घसकेगा नहीं, कोई वस्तु है, बोरा झोला है, आपके अगल बगल में टेबल कुर्सी रखा रहता है, उसको सीधे रखा हुआ चीजों को खींचते हैं तो खींचने में वो स्थिर रहता है, तो उसमें बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। एक चौकी को रख दीजिए, उसको खींच के देखिए, बहुत ज्यादा। तो स्थैतिक घर्षण जो है ये सबसे पावरफुल होता है, सबसे शक्तिशाली घर्षण होता है। क्या होता है? शक्तिशाली, स्थैतिक घर्षण। उसके बाद आता है गतिक घर्षण। अब इसमें अलग अलग हो जाता है आपका, इसमें सर्पी घर्षण होता है, इसमें लौटनिक घर्षण होता है। क्या होता है? लौटनिक घर्षण होता है। तो सर्पी घर्षण जो होता है सर, जो कोई चीज ससरता हो, ससरता हुआ नहीं, इसको कहिए ससरता हुआ, कहिए एक तरह से ससरता हुआ कहिए, ठीक है, ससरता हुआ ऐसे कहिए, ससरता हुआ चीज कहिए। जैसे ससरता हुआ चीज कैसे? आप देखे विद्यालयों के अंदर इधर से बच्चा चढ़ता है और ऊपर बैठ करके उसमें ढालू रहता बना हुआ, ससर जाता है, नहीं ससर जाता है? कभी कभी आप तो देखते होइएगा वो पार्क वगैरह में भी वो लगा रहता है पार्क वगैरह में। और कभी कभी देखते होंगे कि तो ज्यादा वजन वाली महिला लोग भी होती है, वो भी जाके चढ़ जाती है, उलट पुलट जाती है, चोट लग जाता है, नहीं होता है ना? तो ये इस पर जा करके लोग ससरते हैं। तो जब यहाँ जो घर्षण लगता है, ससरता हुआ जब घर्षण लगे, एक तरह से कहिए घिसकता हुआ घर्षण लगे, तो वहां पर सर्पी घर्षण हो जाता है। बात करेंगे लौटनिक घर्षण सर, ये सबसे कमजोर घर्षण होता है, सबसे कमजोर बल यहाँ पर कार्य करता है। कमजोर बल कहां पर? तो लौटनिक घर्षण पर कार्य करता है, लौटनिक घर्षण। और ये लौटनिक घर्षण क्या होता है सर? समझेंगे ध्यान से, घर्षण चैप्टर आपको क्लास 7-8 में पढ़ना है, इसे ध्यान समझ आइए, ठीक है, 9-10 में भी पढ़ना है, सब जगह पढ़ना है। ये लौटनिक जो होता है सर, लौटनिक मतलब सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर में क्या होता है? लौटनिक घर्षण होता है, नहीं, इसको आप सीधे गुरका दीजिए। जैसे अब सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देते हैं कि आप देखते होइएगा कि एक जो मतलब इस तरह की कोई एक बैग देखे होंगे आप लोग, बैग, ट्रॉली बैग देखे होंगे ना, ट्रॉली बैग इस तरह का रहता है, इसमें चक्का लगा हुआ रहता है, यहाँ से रहता है ना। अगर बिना चक्का का ये ट्रॉली बैग रहेगा तो इसमें जो इस तरह का लगा रहता है, इसको खींचने के रहता है ना लगा हुआ। अब इसको क्या होता है, एक जमा अभी मतलब पहले के जमाने में क्या था, अटैची हुआ करता था, सीधे लोग उठा के कंधा पे माथा पे तब लेके जाया करता था, नहीं। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है कि आदमी काख तर ऐसे बच्चा ले लेता है, ऐसे बच्चा ले लेगा, कान में मोबाइल सटा लेगा ऐसे, और एक हाथ से ऐसे लेगा, ऐसे लेगा एकदम से, एकदम खींचते हुए आराम से चला जाएगा, ऐसे ऐसे ससरते हुए चला जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं दिक्कत होता है? यहाँ पर जो चक्का लगा हुआ ये काम कर रहा है, ये घर्षण को कम कर दे रहा है, एकदम ससरता हुआ चला जा रहा है, नहीं, ससरता हुआ चला जाता है। तो ये आपका जो है ये लौटनिक घर्षण है सर। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक घर्षण, प्रबल घर्षण कौन होता है? स्थैतिक घर्षण, ये सबसे प्रबल होता है। सबसे कमजोर कौन होता है? तो लौटनिक घर्षण सबसे कमजोर घर्षण होता है। क्लियर? याद रखेंगे। अब एक सीमांत घर्षण भी होता है, तो उसको छोड़िए, उसके बारे में बाद में जानेंगे। यहाँ क्या होगा सर? लोटन है। यह जो सवाल आपका कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है? दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बन जाता है? लोटन, लोप, सरपन या इंटरलॉकिंग। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। हमें लगता है कि ये सर्पी तो होगा ही नहीं, लोप भी नहीं होगा, लोटन भी नहीं होगा, तो इंटरलॉकिंग होगा। मतलब एक दूसरे से जब फंस जाता है, चीजें जब रुक जाती है, तो वहां पर ज्यादा बल कार्य करता है और स्थैतिक घर्षण वहां पर कार्य करता है। जैसे हमने कहा चौकी, टेबल, कुर्सी एक जगह, वो धरती और उसके बीच में क्या है, एकदम एक दूसरे से एकदम कहिए तो ऐसा संबंध बना लिया है कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है, फिर भी वो खींचने का प्रयास करता है लोग, नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे इंटरलॉकिंग सिस्टम आपका सही आंसर इसमें आ जाएगा। आइए देखते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा सा प्रश्न सब देखिए लिया है। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहां से आया सर? ये आया है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आपका, कर्षण का जो नियम है, उस नियम से आया है। उसमें एफ बराबर हम लोग पढ़ते हैं जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। ये नीचे क्या आया सो बताइए? आर आया। आर क्या है? तो दूरी है दोनों के बीच की दूरी।
यहाँ पर दिया हुआ आपको m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, आर स्क्वायर हो गया, ये 1/r² कहिए, ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के कहिए, तो उनके बीच की दूरी के वर्गमूल नहीं, वर्गमूल नहीं, वर्ग होगा, उनके बीच की दूरी का वर्ग, बीच के दूरी के वर्ग का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? दूसरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आया समझ में? बताइए, मजा आ रहा होगा? निश्चित रूप से लाइक करेंगे सर, शेयर करेंगे, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन साथियों को भी क्लास ज्वाइन करना है बेहिचक एकदम से नीचे दो दो नंबर चल रहे हैं, फटाक से उठाइए फोन, व्हाट्सएप करिए सर, कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप करिए। कितना कॉल करिएगा बार बार? कई लोग तो एक एक घंटा परेशान हो जाते हैं, कॉल नहीं लगता है। नहीं लगने की वजह है कि भाई आप जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग लगे हुए कॉल करने पर, तो सभी लोग कॉल एक साथ करेंगे तो लगेगा ही नहीं, बिजी बिजी जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग नीचे जो नंबर देखिए, दो नंबर चला नीचे, ठीक से देखिए, दो नंबर चल रहा है ना, उन दोनों नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए, सीधा सीधा व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप पर आपको जानकारियां अच्छी तरीके से दे दी जाएगी। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्लास ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर भी दे दिया जाएगा। शुरू में तो क्या था, अब यहाँ देखिए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके डैश उसके उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। अब बताइए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु कहां से प्राप्त होते हैं? कहने का मतलब ये है। बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान समझिएगा। अब एक बात पहले समझ लीजिए, पुरुष जो होता है ना सर, पुरुष, उसमें जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और महिला जो होती है महिला, उसमें क्या होता है सर? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब जो बच्चा जो तैयार होगा यहाँ पे पुरुष, उसमें एक्स और वाई आएगा तभी तो पुरुष होगा। पुरुष कब बनेगा? जब पुरुष कब बनेगा बताइए? जब एक्स और वाई आएगा तब। निश्चित रूप से एक्स महिला से आया होगा और वाई पुरुष के आया होगा, तभी जाकर के इसका वाई और इसका एक्स हुआ होगा, तभी बना होगा। अगर ये भी एक्स दे दे, ये भी एक्स दे दे और ये भी एक्स दे दे, तो महिला ही हो जाएगा, तो महिला ही होना है। लेकिन यहाँ कहता है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होता है। तो एक्स शुक्राणु जो है पुरुष से ही प्राप्त होता है, और महिला से, सॉरी, वाई शुक्राणु पुरुष से प्राप्त होता है और महिला से एक्स शुक्राणु ही प्राप्त होता है। तो माता ही आंसर होगा। माता से एक्स, पिता से वाई, तभी बन जाता है पुत्र। अगर माता का भी एक्स और पिता का भी एक्स, तो बन जाएगा पुत्री, बेटी बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, अगला देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। सर, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, और या बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो, जीवाणु हो, इस किसके द्वारा बनता है सर? बाइनरी खंडन, बाइनरी विखंडन है, बडिंग है, बहुविखंडन, लैंगिक। देखिए, बडिंग मतलब होता है एक द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन की बात होती है सर, खंडन नहीं, द्विखंडन, याद रखिएगा, द्विखंडन से ये सब बनता है। कभी देखे होंगे, अमीबा कुछ इस प्रकार की आकृति की होती है, और ये इसको जब बढ़ना होता है, ये इस पार्ट को बढ़ा लेता है, इसको क्या बन जाएगा, ऐसे 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 ले जा करके ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे लाएगा, ये पार्ट बढ़ा लेगा, और फिर धीरे धीरे कट करके इसको अलग कर देगा। तो ये इस प्रकार से अमीबा जो है दूसरा अमीबा तैयार कर लेता है। अपने शरीर के पार्ट को बढ़ाना, और बढ़ाने के बाद क्या होता है, उसको कटिंग कर लेता है, वो आधा तोड़ लेता है वो अपना। इस तरह से आप, ये आपको द्विखंडन आपका सही आंसर है। याद रखेंगे, द्विखंडन आपका सही आंसर। अगला सवाल कहता है, देखिए, अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट बच्चों को देते हैं सर, बहुत ज्यादा बच्चे खा लेते हैं कभी कभी, तो ज्यादा खाएगा बच्चा, तो किस वजह से इतना ज्यादा जो है ये हानिकारक होता है? चॉकलेट खाने से दांत, मीठा चीज जब खाते हैं ना, दांत में लग जाता है, दांत में क्या होता है, बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया क्या करता है सर, उस दांत को गड्ढा बनाता है, खोदर बनाता है। बड़ी खतरनाक है सर। जब दांत में दर्द होता है, लोगों को कराहते हुए देखते हैं ना, तो लगता है अरे बाप रे बाप, दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द होता है ये दांत के अंदर। बहुत ज्यादा लोग रोते हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। या बताइए, इसमें क्या होता है, चॉकलेट सेहत के लिए क्यों हानिकारक होता है? तो इसमें निकेल की मात्रा जो है सर, इसमें ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से। किसकी मात्रा? निकेल की मात्रा की अधिकता की वजह से आपको ये याद रखेंगे, निकेल, निकेल जो है, लेड नहीं, कोबाल्ट नहीं, जिंक नहीं, निकेल याद रखेंगे। आइए 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति में डैश अधिकतम होता है। ध्वनि की गति यानी ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है। अगर बात करेंगे स्टील की, ये 5920 मीटर पर सेकेंड होता है।
निकेल की बात करेंगे, अगर निकेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा निकेल का, ये 6240 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 6220 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और आयरन की बात करेंगे ये लगभग 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। ये समझेंगे सर, स्टील, निकल, एल्यूमिनियम, आयरन। अब आप ही तय कर लीजिए ना कि किसका सबसे अधिक है, आप ही तय कर लीजिए कि किसका, कहां किसका गति जो है सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सबसे अधिक आप समझ गए होंगे। आइए, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति, यहाँ 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में डैश में रखा जा सकता है। ठीक है, 2 8 और 8 का मतलब क्या है सर, जब ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अष्टक पूरा किया है, अष्टक पूरा है। और जब अष्टक पूरा हो गया, अष्टक क्या है, पूरा हो गया, और अष्टक पूरा हो गया मतलब ये 18वें वर्ग में रखा जाएगा। कहां, 18वें वर्ग में रखा जाएगा। याद रखेंगे कहां रखा जाएगा, 18वें वर्ग में रखा जाएगा। 288, 8 8 16 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है बताइए, तो आर्गन का होता है। आर्गन अस्थाई तत्व है, याद रखेंगे अस्थाई तत्व है। अस्थाई तत्व जो भी होता है उसका अष्टक पूरा रहता है। इसमें बात करेंगे हीलियम, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। और क्या, रेडन। ये ऐसे तत्व है सर, ये जो ऐसे तत्व हैं जो पूरी तरीके से अस्थाई होते हैं। इसको किसी से न लेना है इलेक्ट्रॉन, न किसी देना है, बात खत्म। ठीक है, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 88 किस समूह में, 18वें समूह में रखेंगे सर। 18 इसका आर्गन का परमाणु संख्या होता है, और 18वां वर्ग सबसे अंतिम होता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18वां। याद रखिएगा आवर्त सारणी की अगर बात करें साथियों, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की अगर बात करेंगे, इसमें क्या होता है सर, याद रखेंगे कि 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, और 8 वर्ग होते हैं, सॉरी 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मोसले के द्वारा दिया हुआ आवर्त है, लास्ट आधुनिक आवर्त सारणी है, के द्वारा दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, मोसले। याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, तो मोसले के द्वारा दिया गया है। आइए अगला बढ़ जाते हैं, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन सिर्फ 5 गो होता है कुल मिलाकर के। पहला देखिए ऑक्सीन होता है, पहला क्या होता है, ऑक्सीन। आप क्लास 9th के साइंस में देखे होंगे, दिया हुआ है ऑक्सीन, ऑक्सीन होता है ऐसे ना, ऑक्सीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही कर लेते हैं, मार लेते हैं, नहीं, ऑक्सीन, ऑक्सीन ऐसे, ऑक्सीन होता है। दूसरा होता है सर ऑक्सीन जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस होता है, जिब्रेलिंस। तीसरा होता है सर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। थोड़ा सा लग रहा होगा कि कहीं भारी भारी चीज तो नहीं पढ़ा रहे हैं आप, एकदम बहुत हल्का चीज सब है। पादप हार्मोन, पादप के बारे में जानते हैं, पौधा के बारे में जानते हैं, वही है। चौथा देखिए एथिलीन होता है, एथिलीन। और पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। एब क्या होता है, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड होता है। याद रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि रोधक होता है। ये क्या होता है, वृद्धि रोधक होता है सर, याद रखिएगा इसको वृद्धि रोधक कहा जाता है। एथिलीन फल पकाने वाला होता है सर, एथिलीन क्या होता है, फल पकाने वाला हार्मोन इसको कहते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है ये जीर्णता को रोकने का कार्य करता है, जीर्णता को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। तो हर बात को ध्यान रखेंगे सर, हर बात को ध्यान रखेंगे। साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छी तरीके से हम लोगों को नहीं, आसानी से पास करना चाहते हैं तो हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कहता कौन नहीं होता है सर, तो आपको दिख रहा होगा फ्लोरीजोन, ये नहीं होता है। बाकी ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन ये सब भी उसके अंदर आता है, आता है। ठीक है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन ये सब होता है पादप हार्मोन के अंदर। ये ऑक्सीटोसिन इसी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पादप हार्मोन नहीं कौन सा है, फ्लोरीजेन आपका नहीं है। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। 13वां नंबर का आंसर बताइए सर, 13वां नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर सर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, आपका सही है, ऑक्सीटोसिन होगा, ये आंसर होगा। इसमें पादप हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। फ्लोरीजेन इसमें पाया जाता है, ऑक्सीन हो जाएगा, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड ये सब पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये ऑक्सीटोसिन को थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा युक्त भोजन के लिए उपयुक्त है। ऊर्जा, कौन ऐसा भोजन है सर जो ऊर्जा देता है, प्रश्न ये कह रहा है कौन ऐसा भोजन है जो ऊर्जा देता है।
इसको इसके बारे में बताएंगे जल्दी से। पहला है विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पानी और रुक्षांश, प्रोटीन और खनिज लवण। सही आंसर क्या हो जाएगा सर, किसके साथ जाना चाहेंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज जितना खाइएगा, वसीय चीज जितना खाइएगा, वो तरीके से शरीर में भर करके रखता है, तंदुरुस्त आपको रखेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। क्या होगा यदि हिरण, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता क्या होगा यदि हिरण दी गई खाद्य श्रृंखला में हिरण ना हो? अच्छा, हिरण को गायब करिएगा तो घास के बाद सीधा शेर, शेर तो घास खाएगा नहीं, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ये तो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो मतलब क्या होगा सर, अगर बीच से हिरण को गायब कर दे तो घास बढ़ेगा और शेर क्या होगा, भूखा मरेगा। मतलब शेर की आबादी क्या होगी, घट जाएगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, सो शेर शेर की आबादी घटेगी कि नहीं घटेगी, सो बताइए। शेर मरेगा और घास बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल तो तीसरा हो जाएगा एकदम से। देखिए खाद्य श्रृंखला बहुत जानना जरूरी है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न एकदम पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें होता है उत्पादक, समझे? उत्पादक क्या होता है सर, जैसे जो घास है, घास हो गया, ये उत्पादक होता है, ठीक है। अब इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, होता है उपभोक्ता। मतलब क्या, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब हुआ जो इसको खाएगा। घास को कौन खाता है, तो हिरन खा जाती है। घास को कौन खाता है, तो गाय खा जाती है। घास को कौन खाता है, अन्य जो भी चीजें, बकरी खाती है, बकरी खा जाती है, ये सब आ जाएगा। और फिर इन जानवरों को कौन फिर खाता है, इसको जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता होता है। अच्छा, घास को एक और कीट पतंग भी खाता है, कीट पतंग भी खाता है, कीट खाता है, कीट कीट नहीं, ठीक है, कीट खाता है, घास को कीट खाता है ना। ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब उसको जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता, उसको जो खाएगा तृतीय उपभोक्ता। इस तरह से चलता रहता है। घास को कीट खाया, कीट को फिर मेढक खाया, मेढक को फिर सांप खा गया, और सांप को फिर बाज खा गया। तो इस तरह से चला जाता है ऊपर की ओर, ठीक ना। ये भी याद रखना होगा आपको कि किस दिशा में जा रहा है, किसको कौन खाता है। एक पत्ती में बना छिद्र जिससे श्वसन की क्रिया होती है सर, पत्ती में बना छिद्र जिससे श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है सर? पत्ती में जो बना है सर, जाइलम, बिल्कुल नहीं। जाइलम का काम है सर जड़ से, जड़ से, ठीक है, जड़ से क्या करता है, जल और खनिज लवण को पहुंचाना, जल और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। जल और खनिज लवण को पहुंचाता है, ठीक है। जल और खनिज जड़ से पहुंचाता है कौन, तो जाइलम, जाइलम याद रखिएगा। जाइलम के बाद क्या आ जाता है सर, फ्लोएम। जाइलम के बाद फ्लोएम आता है। ये थोड़ी फ्लोएम को, फ्लोएम का काम होता है पत्ती में जो बना भोजन होता है, भोजन जो बनता है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है, तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है रंध्र, रंध्र या अस्टोमाटा, या क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। रंध्र या अस्टोमाटा जो होता है ना, रंध्र या अस्टोमाटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती में बना छिद्र जो होता है वो रंध्र या अस्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। आ जाइए आगे देख लेते हैं, अगला 16वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? पेट में सीधा सीधा बात है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तो होता ही होता है। अच्छा, उसके बाद लैक्टिक अम्ल, देखिए दूध दही खाते हैं ये भी आता है, दूध दही खाते हैं तो लैक्टिक अम्ल बन ही जाता है। एसिटिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ खाते हैं, फल खाते हैं, सिट्रस फल खाते हैं, एसिटिक अम्ल होती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है पेट के अंदर, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ी खतरनाक होता है, ये पेट के अंदर क्या, ये धरती को जला देता है, धरती को गला देता है। तो पेट में जाएगा तो पूरा हार मांस सुखा देगा, गला देगा नहीं, नहीं गला देगा, वो तो खत्म कर देगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं होता है, याद रखेंगे। ये कार्य करते समय घर्षण, कार्य करते समय घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य, आउटपुट कार्य इन गैस होता है। देखिए आउटपुट कार्य जो है इनपुट से हमेशा कम होता है, ये विपरीत होता है, से हमेशा शून्य होता है, या क्या होता है, आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा शून्य होता है या हमेशा अधिक होता है, क्या होता है, ये पूछा गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर, ये सीधी सीधी बात है। घर्षण जो होता है वो विपरीत दिशा में लगता है। अब विपरीत दिशा में लगता है तो काम को कम करेगा, नहीं करेगा, कार्य को क्या करेगा, कम करेगा। याद रखिएगा, हमेशा क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, हमेशा कम करेगा। आउटपुट जो होना चाहिए वो इनपुट के अपेक्षा जितना दे रहे हैं उसकी अपेक्षा वहां पर कम हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्या कहता है देखिए, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश जो हमारा होता है, कहता है, देखिए श्वेत प्रकाश जो है ये आपको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में। देखते हैं सबसे पहले बै, बैजा नीह पीन वाला होता है ना, 2 3 4 5 6
और 7 ले लीजिए आपका, ठीक है 7। यहाँ पर देखेंगे 7 रंगों में जो ये विभक्त होगी, कैसे विभक्त होगा ध्यान दीजिएगा। ये बैगनी बन जाता है, बैगनी, बैगनी, जा, जामुनी, ठीक है, नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ठीक है, बै जा नी हा पी ना ला, ला से लाल, क्या क्या 3 6 7 हो तो गया, एक छोड़ दीजिए ज्यादा हो गया यहाँ पे। ये 7 रंगों में विभक्त होता है सर। इसका तरंग धैर्य क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जो नीचे आ गया उसका तरंग धैर्य कम हो गया, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या हो गया, कम हो गया। और जो ऊपर है सर, इसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है, तरंग धैर्य क्या होता है, धैर्य अधिक हो जाता है, धैर्य अधिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो इस जो नीचे होता है उसका विचलन, विचलन ज्यादा होता है, विचलन क्या हो जाता है सर, ज्यादा हो जाता है। और इसका विचलन क्या होता है, कम हो जाता है, विचलन क्या होता है, कम हो जाता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। लाल का तरंगधैर्य अधिक होता है, विचलन कम होता है। बैगनी का विचलन अधिक होता है, तरंगधैर्य कम होता है। बात खत्म है। कहता तरंगधैर्य किसका उत्तम होगा, तो लाल का सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। क्लियर है। आइए 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वें नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए तो 19वां नंबर हमारा है, मानव के लिए उपयुक्त कथन का चयन करें। मानव के लिए क्या करना है, उपयुक्त कथन का चयन है। पहला है, धमनियां हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, सफेद सिराएं हमेशा ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, धमनी और सिरा का। धमनी और सिरा का देखिए, धमनी जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो धमनी होता है आपका, धमनी, धमनी और एक सिरा होता है। धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त को ले जाना, शुद्ध रक्त को हृदय से आपको विभिन्न भागों तक ले जाना। और सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से लेकर के हृदय तक पहुंचाना। अब इसमें एक उल्टा हो जाता है, फुफ्फुस धमनी, क्या होता है, फुफ्फुस धमनी हो जाता है। और क्या होता है, या फुफ्फुस सिरा हो जाता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा हो जाता है। ये आपका क्या होता है, ये आपको ठीक उल्टा काम करता है। धमनी शुद्ध को ले जाता है हृदय में, हृदय से ले जाता है विभिन्न भागों में। और सिरा क्या करता है, अशुद्ध को लाता है। यहाँ धमनी का जो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा वो अशुद्ध को लाएगा, और जो फुफ्फुस सिरा हो जाएगा वो शुद्ध को ले जाएगा। मतलब उल्टा काम करता है इसमें। राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, धमनियों में वाल्व होते हैं जबकि सिराओं में वाल्व नहीं होते हैं। धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, ये आ गया ना, हृदय से दूर ले जाना। धमनियां हमने कहा शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, विभिन्न भागों में ले जाती है। और जबकि सिराएं हमेशा रक्त को क्या करती है, हृदय की ओर लाती है। ये राइट आंसर है, फुफ्फुस का चर्चा नहीं है। आपका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को क्या कहां ले जाता है, हृदय से दूर। और सिरा क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ जाइए। हमारा 20वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, ये पूछा गया है। आपके सामने मिथाइल है, आपके सामने इथाइन है, ब्यूटाइन है, प्रोपेन है। तो इथाइन जो होता है ना, ये आपको एथिलीन जो होता है ना, उसको आपका ये एथिलीन, इथाइन जो होता है गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ये 20 प्रश्न हमारे थे, आप लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आज ये आगे बढ़ जाते हैं, गणित की कक्षा को देखते हैं। अधिक से अधिक शेयर करिएगा सर, मजा आ रहा होगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहली बार में सफलता चाहिए, सक्सेस की ज्वाइन करिए एकदम से। आता है प्रश्न, देखिए, एक स्कूल के मैदान की लंबाई, उसकी चौड़ाई का अनुपात जो है 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 है, लंबाई क्या होगा। देखिए, इस तरह से स्कूल का मैदान होगा, निश्चित रूप से आयताकार होगा। ये 5 है, ये 2 है। अब कहता है चौड़ाई 40 है, तब 2 अगर 40 है सर, तो एक कितना रहेगा, सो बताइए। 2 40 है, मतलब 1 बराबर 20 होगा। सो बताइए होगा कि नहीं होगा। तो 5 बराबर कितना होगा, 20 5 100 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। बताइए आया समझ में, नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए जल्दी से। अगर समझ में आ गया हो, निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। नहीं समझ में आया, एकदम तरीका, वो तरीका चाहिए जिससे प्रश्न आसानी से एग्जाम के अंदर बन जाए। वो तरीका चाहिए, वो तरीका आपको मिल गया। 2 मीन्स 40, तो 5 मीन्स 100, एक 20 हो गया, 5। आ जाइए अगला देख लेते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा एक एक प्रश्न पर एकदम। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी, सर 7 बोरी 800 रुपये, तो मिला करके 5600 रुपया उन्होंने लगाया। 7 बोरी है, फिर देखिए आगे, 8 बोरियां 1000, 8 बोरी 1000 रुपया लगाया, तो 8000 रुपया लगा दिया।
खरीदा और 5 बोरी 1200 रुपये से की दर से खरीदी। 5 बोरियां 1200 रुपया, मतलब 12 पंचे 60, 6000 रुपया हो जाएगा। तो कहता है चावल की एक बोरी की औसत लागत, कुल बोरी कितना हो गया सर बताइए तो? 7 5 12 8 20 बोरी है और कुल राशि कितना लगा है? 6 8 14 5 19,600 रुपया लगा है। ठीक से देखिए, अगर 20 बोरी का वैल्यू 19,600 है तो एक बोरी का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए? बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए, एक बोरी का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए आप ही लोग। देखिए क्या होने वाला है, क्या करेंगे सर? 20,600 अब बट्टा कर लेंगे 20, 600 600 बट्टा 20, 1 0 1 0 खत्म, काट दीजिए। 18 2 8 16 जीरो, 980 रुपया एक बोरी का कीमत। आई बात समझ में कि नहीं आया सर? इस तरह से आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। स्पष्ट है, 7 बोरियों की लागत 800 रुपया है, प्रति बोरी की दर से इधर 8 बोरी का लागत इतना है और 5 बोरी का अलग अलग दाम दिया हुआ था, सभी को हमने टोटल यहाँ निकाल लिया। ये 7 बोरी 8 बोरी और 5 बोरी का कुल लागत हो गया 19,600 और यहाँ पर कुल बोरी 20 है, 20 से भाग लगा देंगे, औसत एक बोरी का दाम निकल जाएगा। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा सर? 22 हो जाएगा। आ जाइए अगला देख लेते क्या कहता है। अगला सवाल नंबर हमारा 23 क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न सबसे क्या क्या देखिएगा। 23वां नंबर हमारा जो प्रश्न कहता है सर, 23वां नंबर कहता है राम की आय श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है, यदि राम और श्याम का औसत 850 है। सर देखिए, राम प्लस श्याम का जो औसत है 850 है, तो दो आदमी है तो दुगुना कर दीजिए, 1700 रुपया कुल आय होगा। दोनों आय कितना होगा? 1700। निश्चित रूप से एक का 900 होगा, राम की आय श्याम की आय से 100 अधिक है, ये 800 रहेगा, ये 900 होगा, तब ना 9 8 1700 पूछ जाएगा, 100 का अंतर हो जाएगा। राम की आय पूछ रहा है तो 900 आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, सीधा सीधा 100 का अंतर है, कोई जोर घटाव ज्यादा नहीं करना है। दोनों का टोटल हम देख रहे हैं, औसत दिया 850, मतलब 8.5 दूनी 1700 रुपया आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1700 रुपया आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुल कुल आय हो जाएगा दोनों। अगर जब कुल निकल गया तो उसमें से 100 अंतर है, 100 घटा करके आप कर सकते हैं, 1600 का 800 हो जाएगा, देखो 800 इस तरह से बना सकते हैं। आ जाइए अगला देख लीजिए। सवाल कहता है कि दो वर्गों में से एक वर्ग, सवाल ध्यान दीजिएगा एकदम से, दो वर्गों में जिनमें से एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण विकर्ण की तुलना होगा में दुगुना है। ठीक है, मतलब इस तरह का अगर वर्ग वर्ग दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ग होगा, एक बड़ा सा वर्ग होगा। यहाँ पे इसका जो विकर्ण है और इसका जो विकर्ण है, इसका अगर x है, इसका दुगुना है, तो x हो जाएगा। अब क्या कहता है? क्षेत्रफल का अनुपात। सीधा सीधा समझिए, विकर्ण जो होता है वो विकर्ण क्या होता है? भुजा होता है। विकर्ण क्या होता है बताइए? आगुन्य भुजा होता है ना, भुजा। तो इसका जो भुजा निकलेगा ये आ जाएगा 2x बट्टे रूट, बाकी नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा? भुजा, बराबर क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, होगा ना। ये रूट बट्टा में आ जाएगा, विकर्ण 2x है, और इसका जब निकालेंगे इसका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताइए? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ ये हो जाएगा हमारा कितना, x दिया हुआ है तो भुजा इसका, इसका जब निकालेंगे कर्ण x बट्टा कितना हो जाएगा? बराबर भुजा हो जाएगा। अब दोनों को वर्ग करिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका जब वर्ग करेंगे सर, अनुपात कहता है पहले तो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा देखिए, एक्स स्क्वायर बट्टा 2, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बट्टा 2, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टा 2। आप 2 से काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, 1/4, 1:4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1:4 या 4:1 आएगा, 4:1 आना चाहिए। यहाँ क्या कहता है? दो वर्गों से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में दुगुना होगा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। आप इसको पहले लिखते हैं, इसमें स्पष्ट नहीं है, बड़ा बड़ा और छोटा में ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर अगर बड़ा पहले होता तो आप 4x स्क्वायर को इसको पहले लिखते, इसको पहले लिखेंगे, उसको बाद में लिखेंगे, अनुपात 4:1 आ जाएगा। इसको अगर बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, अनुपात 1:4 हो जाएगा। क्लियर है? इसको बताइए, आ गया समझ में? बस इसको पहले लिखते हैं हम तो आपका अनुपात 4:1 हो जाता, इसको अगर बाद में लिखेंगे तो ये 1:4 आएगा, बात खत्म है। ठीक है, इसको आप पहले कर लेंगे इसमें। क्लियर? आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? सर इस तरह का प्रश्न जब रहे, जब क्षेत्रफल की बात हो, प्रतिशत वृद्धि की बात हो, यहाँ पर आप क्या करते हैं? जब क्षेत्रफल बात किस क्या हो? क्षेत्रफल 2 बार जोड़ दीजिए सर, और 2 बार गुना कर दीजिए सर। बस क्या करना है? 2 बार जोड़ना है और 2 बार गुना कर देना है।
इसी को कट पीट कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा सर। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 खत्म, 10 10 20 प्लस 1 गुने 1 मतलब 21% आपका राइट आंसर। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 21%। किसी चीज का क्षेत्रफल का बात हो, कितना प्रतिशत वृद्धि दिया रहे कमी दिया रहे, उसको 2 बार जोड़िए, 2 बार गुना करिए, 100 से भाग लगाइए, आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, एकदम तेजी में देख लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एक दुकानदार 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। जरा देखिए, 630 में बेचा, 5% का क्या हुआ? लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। हमने पूर्व से ही बताया सर, जब लाभ की बात हो तो 100 में जोड़ देना है, और जब हानि की बात हो तो 100 में घटा देना है। लाभ हो रहा है सर, तो 105% की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? 105%। मतलब ये कि 105% यानी लाभ लेने के बाद 630 में बेचता है, अगर 1% पर ही बेचेगा तो कम जाएगा, 630 बट्टा कितना हो जाएगा? 105। इसलिए अगर 100% पर बेचता, 100% पर बेचता तो 630 बट्टा 105 और गुने 100 हो जाता। आप इसको काट लेंगे, कितना बार में कटेगा? ये कितना बार में कटेगा? ध्यान से देखिए, 100 छक्के 600, आप 5 30, 6 गुने 100 यानी 600 हो जाएगा। हो जाएगा सर, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी के साथ जाएंगे, कहीं वाली बातें बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया होगा। जब भी लाभ की बात हो 100 में जोड़ दीजिए, और जितना दिया उतना के बराबर में इसको कर लीजिए और हल कर लीजिए। एक ही नियम से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। ठीक है, एक ही नियम तो कोई ऐसे नहीं है नहीं आता होगा, नियम से हल करना तो सभी को आता होगा, नहीं? ठीक है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है सर, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा, क्षेत्रफल में सर वर्ग करते हैं और भुजा में वर्गमूल निकालते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात 4 9 है तो भुजा 2:3 हो जाएगा, और जे भुजा होता है ना, वही परिधि भी रह जाता है, तो परिधि भी क्या हो जाएगा? 2:3 ही आपको एकदम ध्यान रखना है, यही आपका आंसर होगा। तो समझ में आया? अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, और जब वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा, वह जो वो जो आएगा वो भुजा हो जाएगा, और जो भुजा आएगा वही परिधि भी हो जाता है। ठीक है, वही भुजा तो वही परिधि हो जाएगा। ठीक है, या वही त्रिज्या तो वही परिधि हो जाएगा, जो त्रिज्या होगा वही परिधि हो जाएगा। अब देखिए, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। छात्रों को औसत आयु पूछ रहा। हमने लगातार आपको बताया है औसत वाले में कि जब औसत दिया रहे, 30 20 को गुना करिए, योग निकल गया 600, और 20 का फिर औसत दिया हुआ 30, 30 30 का फिर हो जाएगा 600। कुल मिलाकर के, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 30 20 50 विद्यार्थी हैं, मिला करके 1200, 1200 बट्टे 50, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 24 आपका बरस हो जाएगा, वो औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बरस कुल औसत हो जाएगा। 30 का 20 बरस, 20 का 30 बरस, आप दोनों को गुना कर लीजिए, जितना आएगा कुल निकल गया। और बच्चे हैं 30 छात्र, 20 छात्र 50, भाग लगाइए, आपको 24 वर्ष जो है ये आपका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ जाएं, अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर क्या कहता है? 30 नंबर कहता है, किसी पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व की आयु 5:2 का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 घटेगा तो बेटा का भी घट जाएगा और बाप का भी घट जाएगा, तो पिता और पुत्र दोनों का ना 10 वर्ष घटेगा, तो 90 में से कितना घटेगा? 90 में से 20 वर्ष घटा दीजिएगा तो 70 वर्ष हो जाएगा। और यही जो 5:2 दिया हुआ है, ये 70 वर्ष दिया हुआ है। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x का वैल्यू हो जाएगा 70। x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 10। x बराबर 10 मतलब 5 है 50, और 5 ये कितना हो जाएगा आपका? 10 5 50 और 10 दूनी 20। ये आयु दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले की आयु है ये। अब 10 वर्ष जोड़ दीजिएगा, वर्तमान में 60, अब वर्तमान में 20 10 30 हो जाएगा। पिताजी होंगे 60 वर्ष के, अब पुत्र हो जाएगा 30 वर्ष का वर्तमान में। जोड़ के देखिए, 30 60 90 हो गया, दोनों में से 10 वर्ष घटा दीजिए तो 50, ये 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दोनों का अनुपात 5:2 का हो जाएगा। हर जो है, हर तरफ से अगर देखिए, हर एंगल से देखिए, आपका राइट आंसर एकदम यही होगा, 60 वर्ष ही आपका सही आंसर का। आ गया समझ में? आ गया सर समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? शेयर करिए ना, अपने विद्यालय के शिक्षकों को बताइए ना सक्सेस की 92 के बारे में, सबको बताइए, सब लोगों को जोड़िए।
एकदम 100% सफलता पहली बार में दिलाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रहे आपको, एकदम कोई आनाकानी नहीं। आ जाइए अगला सवाल देखिए। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त, कि ए कितने दिन में करता है भैया 5 दिन, अब बी कितने दिन में करता है भैया 4 दिन, दोनों मिल के करना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौके 4 5 यानी यहाँ पे देख लीजिए कुल मिलाकर के 20 काम करने हैं और दोनों मिलकर करेगा तो से भाग लगा दीजिएगा, 9 दूनी 18 बट्टा 9 इतना दिन हो जाएगा। कहेगा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो आइए बता देते हैं तरीका, ट्रिक्स बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ए जो है 5 दिन में कर सकता है किसी काम को, अब बी जो है 4 दिन में कर, मान लीजिए कि अब 5 और 4 का जब लघुत्तम लेते हैं तो 20 हो गया, ये आपका कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 20 कुर्सी आपको बनाने हैं, अब 5 दिन में ए अगर कुर्सी बना रहा है 20 गो, तो एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा होगा, भाग लगा दिए 5 चौक 20। और जब बी 4 दिन काम कर रहा है तो 4 5 20 मतलब एक दिन में कुर्सी को बनाना है, तो एक दिन में ये 5 को बनाता है, तो दोनों मिलकर बनाएगा तो एक दिन में 5 4 9 कुर्सी बना देगा। एक का क्षमता 4 कुर्सी, एक का क्षमता 5 कुर्सी, 5 4 9 कुर्सी हो जाएगा। टोटल 20 बनाने, 20 में 9 से भाग दीजिएगा, 2 पूर्णांक 2 बट्टा 9 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। दूसरा भी तरीका बता सकते हैं इसके लिए कि आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा 1/4 और 1/5, भिन्न को जोड़ कर लीजिए, 4 5 का लघुत्तम 9, 4 5 6 20, सॉरी 4 5 प्लस कितना हो जाएगा, नहीं लघुत्तम 4 5 6 20 होगा, कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा लघुत्तम यहाँ पे कम हो जाएगा 4 5 6 20। अब 4 से भाग लगे 5, अब प्लस भाग लगाइए 5 चौक 20 4, तो 5 4 9/20 हो गया, इसको पलटना पड़ेगा 20/9 कर लीजिए, आपका राइट आंसर वही आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आई सर, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर एक से एक बेस्ट तरीका आपको देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा एक एक चीजों को, हमारा प्रत्येक क्लास यदि आप कर लेते हैं 100% आपको रिजल्ट मिलना तय है, ठीक है। आज एक दूसरा देखते हैं, 2000 रुपए पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। 2000 रुपया है, 3 वर्ष की बात है और 5% वार्षिक ब्याज की दर है। ध्यान दीजिएगा 2000 3 वर्ष 5% और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। सर याद रहे जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो ना तो 5% दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं 5/100 यानी 1/20 हो जाता है, आप ऐसे जोड़ लीजिएगा 20 एक 21/20 हो जाएगा, इतना कर लिए। अब यहाँ पर कितना कहता है, 3 वर्ष की बात कह रहा है, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 21/20 21/20 गुने 21/20, ये हमारा जाएगा 9261 और ये हमारा आएगा 8000। ये हमारा सर ऊपर वाला मिश्रधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है मिश्रधन, और नीचे वाला क्या होता है सर मूलधन होता है। एकदम देखिए एग्जाम में आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 8 के अंदर है, निश्चित रूप से आपको पता ही है, यहाँ से इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है हमें। जब दर आपको दर को पकड़ना है वहीं से प्रश्न को हल कर लेना है। दर 5% है, 5/100 किया हमने, 1/20 हो गया। अब नीचे से ऊपर जोड़ दिए, 20 एक 21/20 हो गया, जितना आएगा। अगर 2 वर्ष है 2 बार गुना, 3 वर्ष है 3 बार गुना करेंगे, और ये 9261/8000 हमारा मिश्रण हमारा क्या होगा, मूलधन हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह मूलधन निकल गया। अब मूलधन हमारा दिया हुआ है 2000, ये 2000 जो है इसका चौथाई है ना, ये कितना है, चौथाई है ना इसका, इसका चौथाई है ना, ये मूलधन का क्या चौथाई भाग है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा ब्याज, धन माइनस मूलधन ब्याज होता है ना, 1261 कितना हो जाएगा, तो ब्याज आप निकाल सकते हैं, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 2261 अब माइनस 8000, तो करिएगा 1261 आ जाएगा। अब देखिए इसका चौथाई मूलधन है, तो आप 4 से भाग लगा दीजिएगा, तो ये ब्याज निकल जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 5 20 दशमलव 1 जी, 4 दूनी 8, 4 5 20, 315.25 वाला जो होगा, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे अगर सूत्र पर बनाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक पेज से कम नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न 5 10 जब आपको बनवा देंगे तो आप एकदम चुटकी में इसको बनाने लगिएगा, लेकिन वो बनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये प्रश्न आप 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में बना पाएंगे या 1 मिनट में ही बना पाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो 30 सेकंड बनता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो 1 से 1.25 मिनट 1.5 मिनट भी लेता है, तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लेता ही लेता है, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से वेयर करते रहिएगा आप लोग। आइए 32 नंबर सवाल देख लेते हैं सर क्या कहता है। बस हम लोग अब पहुंचने वाले हैं
अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले हैं। देखिए सवाल कहता है टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी आती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि की दर क्या होगी? तो देखिए 25 वृद्धि मतलब प्लस 25, 25 कमी मतलब -25 बराबर 25 गुने -25 अभी जस्ट हमने ट्रिक्स बताया था आपको, जस्ट हमने बताया था, क्या बताया था आपको याद कीजिए। एक बार क्या करिए, जोड़ दीजिए, एक बार क्या करिए, गुना करिए, भाग दीजिए। 25 गुने -25 बट्टा कितना कर लीजिए 100 से भाग लगाइए। अब यहाँ देखिए प्लस 25 -25 ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वृद्धि रहेगा प्लस में लेना है, जो कमी रहेगा माइनस में लेना है। 25 खत्म। अब ये 25 गुने -25 हो गया आपका, ठीक है, कितना हो गया 25 गुने -25 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, आप गुणनखंड करिए, 25 625 हो जाएगा, बट्टा आप 100 लीजिएगा, -625 मतलब कितना हो जाएगा 6.25 माइनस में हो गया। माइनस मतलब होता है सर कमी, क्या होता है कमी। 6.25% की क्या हो जाएगा कमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सर, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। एक रंग कर्मी एक बार को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, बार का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है? जरा बताइए, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है। नहीं, सबसे पहला बात तो ये समझ में आना चाहिए, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है और 24 घंटे में रंग देता है, तो कहता है बार का कितना भाग अभी रंगने वाला है। तो 24 घंटे में वो 6 घंटा काम किया, तब एक चौथाई ही काम किया, एक चौथाई काम किया, बचा कितना है, 3/4 बचा है। बचा हुआ बताइए, 6 कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 6 घंटा काम किया 24 घंटा में, 1/4 भाग ने काम किया, 6 × 4 = 24, बच कितना गया, 3/4 भाग बच गया। 3/4 मतलब भाग दीजिएगा 7.5 ये बचा हुआ कितना रंगने वाला भाग, 3/4 मतलब 7.5। ठीक है, अगर चौथाई भाग काम किया मतलब 0.25 काम किया, 25 पैसा काम किया, 75 पैसा भाग किया। आइए, एक मिसाइल 1278 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1278 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितने मीटर दूरी तय करेगी? तो एक घंटा मतलब होता है कितना, कहता है एक सेकंड में, कहता है नहीं एक सेकंड में। चाल है 1278 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। याद रहे आपको, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से किया जाता है गुना। काट लीजिए इसको, कटेगा 18 से डायरेक्ट कटेगा, क्या लगता है कट जा रहा है, कटेगा। देखिए 18 18 8 18 7 126, 7 बार में कट, 18 7 हो जाएगा 126, 7 और बच गया एक एक 18 के 5 तो 50 5 355 हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। गुना करिए 71 को 5 से गुना करिए, ये आपका राइट आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना सर, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से और मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। राइट आंसर इज 155 मीटर। अगला देखिए क्या कहता है, अगला सवाल बहुत मस्त सवाल है, 35 नंबर तक हम बस 5 सवाल और बचा है। किसी संख्या का 4/5 क्या 8/5 192 है, उस संख्या का 5/6 क्या होगा? संख्या से सवाल है, पूछेगा ये। देखिए x मान लीजिए, इसका 4/3 का 8/5 कितना है 192। देखिए सर बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर आप आसानी से काट सकते हैं, अगर काटने का तरीका आपको पता हो। पहले तो आप काट सकते हैं, कटेगा नहीं, ये कटेगा। 4 से काटिए 4, 4 से काटेगा 4 चुके 16, 4 8 32, 8 से काटिए 8 6 48 6, इसको उधर ले जाइए, x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, 6 3 18 5 6 90 हो जाएगा आपका राइट आंसर। है ही नहीं, अच्छा 90 नहीं, 90 तो हो गया संख्या, आपको 90 का 5/6 चाहिए। 90 का कितना चाहिए 5/6, 6 हो गया कितना 15 6 90 15 76 आ जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर कितना 76 आपका ए आंसर होगा, है कि नहीं बताइए। कहता है यदि किसी संख्या x हमें मान लिया उसका 4/5 4/3 का 8/5 192 है, बराबर 192 कर दिया, ऊपर ऊपर काट देंगे सीधे बराबर में, बच गया, इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो 90 आया। इसका 5/6 आपको चाहिए, 5/6 से गुना किया, आपका सही आंसर 75 आ गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कह रहा देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि 72,000
72 नहीं, 7,28,000 रुपए के लाभ को इतने में के अनुपात में 3 हिस्सेदार अमीर, बलराज और चरण में बांटा जाना है। एक चरण चरण का हिस्सा क्या होगा? ऐसे प्रश्न अनुपातिक वाले जब भी रहे ना, तो कुल राशि कितने बताइए? 72, 8 पर 3 गो जीरो, और इसका रेशियो जो निकला 7, 5, 12, 4 कितना? 7, 5, 12, 12, 4 कितना बता दीजिए? 12, 4 16 हो जाएगा, 16। अब इसमें 16 से भाग लगाइए। चरण चरण कहाँ है? सबसे लास्ट में चरण है। चरण है तो 4 से गुना कर दीजिए इसको, तो 4 से काट दीजिए, 4 चुके 16, 4 से मात्र भाग लगाइए, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसके बाद कितना? 4 8 32, 4 दूनी 8, यही तो आपका आंसर आ जाएगा। भाग लगा दीजिए 4 से, 4 से भाग लगाइए सर, जो आएगा वही आंसर। देखने में सवाल इतना बड़ा जरूर है, लेकिन हल करने के बाद देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए एक काम 16 दिन में तब भी उसका उसी को 30 दिन में करता है। यदि वे दोनों 8 दिन साथ मिलकर काम करे तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? अच्छा सा सवाल है, देखिए। ए कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। तो लघुत्तम लीजिएगा, ये 80 आ जाएगा। 16 दिन में करता है तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता होगा, 16 5 80। 30 दिन में करता है तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता होगा, 20 चौके 80 हो गया। दोनों मिल करके मतलब 5 और 4 कितना? 9, 9 कुर्सी बनाता है एक दिन में। दोनों मिलकर के 8 दिन काम करता है, तो 8 कितना हो गया? 72 कुर्सी बना दिया है। अब कुर्सी कितना बचा है? 8। और टोटल कितना हो जाएगा बताइए? काम का कितना भाग बाकी है? टोटल 80 में 8 बाकी है। अब एक बट्टा कितना हो जाएगा? 10। 1/10 यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 80 कुर्सी बनाना था, और ये बना रहा है एक दिन में 5, बी बना रहा है एक दिन में 4, तो 5 4 9 कुर्सी हो गया। और 9 का मतलब वो 8 दिन काम किया, तो 8 72 बन गया। इस कुर्सी बचा कितना? 8 कुर्सी बचा है। 8 कुर्सी बना, टोटल कितना है? 80। टोटल कितना? 80 बनाना है। ये बच गया 8 दाएं 80, 1/10 हो जाएगा। 1/10 पार्ट जो है आपका शेष रह गया, बाकी रह गया। आ जाइए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर नहीं। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई वृत्त है आपका। अब इसका ये केंद्र है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन गया, ये कोण इस तरह से बना ना, 90 डिग्री का बन गया। और ये आपको दिया हुआ त्रिज्या कितना? तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक प्रकार का त्रिज्यखंड हो जाता है थीटा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा हमारा 90 है, 90 बट्टा 360, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का मान 22/7, आर की जगह रखेंगे 14 गुने 14। अब इसी को हल कर लेंगे सर, इसी को हल कर लेंगे। आपका आंसर आपके सामने होगा। बच्चों के 36, 4 4, 7 दूनी, फिर 7 दूनी खत्म, एगो 7 से एगो 7 खत्म, 22 साते बच गया, 154 होता है सर। 22 के 7 गुना करके देख लीजिए, 154 आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये आपका जो है इस तरह से बना सकते हैं, वृत्त से संबंधित है। क्षेत्रफल निकालना है, थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या मालूम है, सूत्र याद रखना है। ये आपको याद हो जाएगा जब थीटा दिया रहे, थीटा बटा 360 कर लेना है। पाई आर स्क्वायर तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अब थीटा दिया रहे, थीटा बटा 360। वृत्त क्या होता है? 360 डिग्री का। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कहता है देखेंगे। 39 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है देखेंगे। दो संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में से 7 घटा दिए जाए तो अनुपात 1:6 हो जाता है। प्रारंभिक संख्या क्या होगा? आप दो अनुपात कितने दिए हुए हैं बताइए? 5 दिए गए हैं पहला, और 7 घटाना है, माइनस कर लीजिए। ये एक अनुपात कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं, होते हैं ना। हमने क्या कहा था पहले? क्रॉस गुना करिए, ऊपर और नीचे गुना करिए, 2 छक 12, 5 एकम 5, तो 7x हो जाएगा। बराबर आ जाइए। इसको क्या करिएगा? इसको क्या कर लीजिएगा? क्या कर लेना बता दीजिए? ऐसे, फिर ऐसे गुना कर लेना, इसको ऐसे, इसको ऐसे। 7 छक 42 और 7 एकम कितना? 7, दोनों को ऐड कर दीजिए, 49 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नहीं, कितना आ जाएगा बताइए? 50 आ जाएगा x वैल्यू। क्या कहता है वहां पे? कहता क्या था कि प्रारंभिक संख्या क्या था? ये आपका यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको घटाना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए एक सेकंड। ये जो होगा 7 छक 42 और 7 एकम 7, 42 में से 7 चला जाएगा तो 35 बच जाएगा। ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, घटाना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7 5 35, x की वैल्यू 5 मतलब 5 दूनी कितना? 10, और 5 कितना? 25, 10 और 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा सर, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। 20 लीटर मिश्रण 5 और 3 के अनुपात में है और पानी के इस मिश्रण में 4 लीटर निकाल दिया जाता है। 20 लीटर में 4 पहले निकाल दीजिए मिश्रण में से, बचा 16। 16 बचा। अब 5 और 3 के अनुपात में है, मतलब 8 रेशियो में बनेगा। 8 दूनी 16, 2 5 से कितना 10 लीटर हो गया और दूध या कितना 6 लीटर हो गया। ये हमारा दूध हो गया, नहीं 5 दो 5 से 10, दूध या 6, ये हमारा पानी हो गया। अब 4 लीटर दूध और मिला दिया जाता है, 10 हो गया, ये 14, 4 मिला दिया 14, और पानी में कुछ नहीं करना, तो 14 और 6 का अनुपात होगा 14 अनुपात 6, मतलब 7 अनुपात, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही है, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है। प्रश्न इतना बड़ा है, आप बना रहे होंगे तो मेरे लगता है एक पेज में बनेगा, लेकिन यहाँ पर तरकीब है, ट्रिक समझने हैं और इसको बार बार अभ्यास करना है, और अभ्यास के जरिए आपको पहली बार में एग्जाम को क्रैक करना है। देखिए नीचे चल रहा है नंबर, दोनों नंबर में किसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए और क्लास को ज्वाइन करिए। विलंब मत करिए, क्लास आपका एप्लीकेशन पर रन कर चुका है, इसलिए विलंब बिल्कुल नहीं करना है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।